कि वोट एक कमोडिटी नहीं है, आप इसको बेचिए मत। तो अपने जो जो मतलब उम्मीदवार का परीक्षण कीजिए, उनका व्यक्तित्व पे जाइए आप, उनको स्कैन कीजिए। यहाँ 20 लाख मतदाता होंगे, 20 लाख मतदाता में 10 लाख वोटिंग होगा, किसी एक पार्टी को 3 लाख 4 लाख वोट मिलेगा। 3-4 लाख वोट को कितने में बेचते हैं पता है आपको? 10 करोड़ में, 5 करोड़ में, ऐसा हम लोग सुनते हैं। अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो एक चुनाव मैदान में है, दूसरे जो आने वाले हैं वह भी मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल इससे संबंध रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका क्या योगदान रहा नेतृत्व के नाम पे? वो लोगों से किस नाम पे वोट मांगते हैं? अपने नाम पे वोट मांग सकेंगे क्या? हमारे पास ये विजन है, अपनी बात कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। दोनों दल अपने अपने नेताओं की बात करेंगे, दोनों दल के लोग जो है प्रत्याशी हैं अपने अपने मतलब जो सेंट्रल और इस लेवल पे उनका बात करेंगे, फालतू का बात करेंगे जिससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं। नदी का जो प्रवृत्ति होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय है, वो कोई अंतर जिला नहीं है। कोई भी नदी है एक जिला में बहता हो नहीं है, उसका उद्गम स्थान किसी दूसरे देश में होगा, वो जाके किसी दूसरे देश में खत्म होगा। तो इस इन बिटवीन वो कई देशों से गुजर सकती है, इन बिटवीन वो कई राज्यों से गुजर सकती है। तो इसके लिए तो एक बृहत्तर मतलब प्लान लेना पड़ेगा। तो क्या हमारे देश में, हमारे इस कोसी सीमांचल में जो नेतृत्व मिला है, उनको ये समझ है या उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं? वो अपने चुनाव कैंपेन में क्या बात करेंगे? अब मैं बात करूंगा यहाँ से हो रहे पलायन का, मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैं बात करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये इतनी सारी बातें हैं, इन सारी बातों के बीच में बाकी चीजों का क्या वैल्यू है? कि जैसे जज की बहाली के लिए कुछ लोगों का समूह है, वही जज नॉमिनेट करते हैं, तो उसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार से आज देखिए पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय पार्टी से लेकर नेशनल पार्टी तक कुछ लोग हो गए हैं, वो सीमित लोग हैं। उसकी गिनती मुश्किल से ये हमारे 10 फिंगर जो है ना उस पर गिनती आ जाएगा उसका। तो इतने लोग मिल करके सारे विधानसभा का सीट डिसाइड कर रहे हैं, लोकसभा का कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश सीमांचल डायरी फैसल हम दिए माइक। सवाल ये है कि 95 से मैं वो मतलब वोट डाल रहा हूँ, तो मुझे आज तक ये याद नहीं है कि बाय चॉइस मैंने वोट डाला। चाहे तो बीजेपी को दो या बीजेपी को हराओ, ये दो तरह की चीजें हमेशा आती हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट को आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, इसी के लिए हमारा एक बहुत बड़ा मजबूत लड़ाई है और बहुत मजबूत संघर्ष है मेरा, कि इस चीज को मैंने समझा बहुत अच्छे से। और जो मतदाता है वो अपने आप को एक कमोडिटी, जैसे ये पंखा है ना, मुझे लगता है कि ये क्या है, हीटर है। ये तो हीटर एक सामान है, इसका कुछ अपना प्राइस होगा, तो ये इनको देंगे और ये उसको लेके जाएंगे खरीद कर। तो उसी प्रकार से वोट भी एक कमोडिटी हो गया, एक सामान हो गया है, तो उसका भी अपना एक प्राइस है। तो जैसे प्राइस आपने दो बता दिए, या तो मान लीजिए कि पार्टी प्राइस है, या धर्म प्राइस है, या उसका जाति प्राइस है, या फिर मतलब जो एक नेता है कि इस नेता के नाम पे हम वोट करेंगे, वो उसका प्राइस हो जाता है। या पैसे देते हैं, वह भी एक प्राइस हो जाता है उसका। फिर नेपोटिज्म है, जो भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, वह भी एक प्राइस है कि हमारा ये भाई है तो उसको हम वोट करेंगे, चाहे जैसा भी आदमी हो। तो मैं इसी चीज से लड़ने आया हूँ कि वोट एक कमोडिटी नहीं है, आप इसको बेचिए मत। तो अपने जो मतलब उम्मीदवार का परीक्षण कीजिए, उनका व्यक्तित्व पे जाइए आप, उनको स्कैन कीजिए कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए 5 उम्मीदवार होंगे, आप 20 कैरेक्टर निर्धारित कर लीजिए और उन 20 कैरेक्टर में देखिए कि कौन सबसे ऊपर टिक रहा है, उनको वोट कीजिए। ये जो मोनोपोली हो गया है आज का डेट में, जो इसी के लिए मैंने एक शब्द दिया है, पॉलिटिकल कॉलिजियम। कई बार मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको उसमें उसका आंसर मिलेगा। तभी भी ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि जैसे जज की बहाली के लिए कुछ लोगों का समूह है, वही जज नॉमिनेट करते हैं, तो उसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार से आज देखिए पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय पार्टी से लेकर नेशनल पार्टी तक कुछ लोग हो गए हैं, वो सीमित लोग हैं। उसकी गिनती मुश्किल से ये हमारे 10 फिंगर जो है ना उस पर गिनती आ जाएगा उसका। तो इतने लोग मिल करके सारे विधानसभा का सीट डिसाइड कर रहे हैं, लोकसभा का कर रहे हैं। आपको कोई भी कैंडिडेट इधर देते हैं, आप उनके नाम पे वोट करते हैं। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम को मजबूती मिला है, वो मजबूती हम जनता देते हैं उसको, क्योंकि हम किसी उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षण नहीं करते हैं। और नहीं करने का दुष्परिणाम ये हो जाता है कि
हम लोग छाप के नाम पे, पार्टी के नाम पे या नेता के नाम पे वोट कर देते हैं, तो उससे उनको मजबूती मिलता है और वो टिकटों को बेच करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक वोटर है, यहाँ 20 लाख मतदाता होंगे, 20 लाख मतदाता में 10 लाख वोटिंग होगा, किसी एक पार्टी को 3 लाख 4 लाख वोट मिलेगा। 3-4 लाख वोट को कितने में बेचते हैं पता है आपको? 10 करोड़ में, 5 करोड़ में, ऐसा हम लोग सुनते हैं। एविडेंस नहीं है इसका कोई, मतलब जो फिजिकल एविडेंस मांगेगा तो नहीं है, लेकिन ये एयर में आवाज है, हर लोग बोलता है ये बात कि टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। तो आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसी का विरोध में लड़ाई है मेरा, और इसी के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ, एक ऑप्शन देने के लिए कि जनता ये समझे कि केवल चुनाव है, बदमाश लोगों का नहीं है या ऐसे लोगों का नहीं है जिनका कोई सरोकार नहीं है। हम एक सरोकारी आदमी है और हम एक शरीफ आदमी है, जो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो मैं आया हूँ चुनाव में, आपके बीच हूँ, मुझे बोलना आता, मेरे पास विजन है, मेरे पास पूरा रोड मैप है, मेरे पास समझ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मैं समझता हूँ, वहाँ मैं योगदान देने आया हूँ। यही मेरा मतलब मकसद है। सर अभी जो देश में चल रहा है, अगर आप, क्योंकि आपसे मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट सवाल है आपसे पूछना, हाँ। कि पार्लियामेंट में जो किसी कानून को आप एमिट करके फिर से री इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो चीजें जाती हैं तो बहुत सारी चीजें इनवैलिड हो जाती हैं। अब धारा 370 की बात चल रही है, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात चल रही है। तो इन सब कानून को देखकर आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, मतलब क्या है? देखिए, चीजें जब मान लीजिए कि हम वोट के नजरिए से किसी भी चीज को करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस है वो पॉलिटिकल स्टंट होगा। अगर मान लीजिए मेरा इंटेंट, जैसे अभी के समय में अगर मेरे लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट सवाल होगा, अगर मैं डोमेन में जाऊंगा, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं रोजगार का बात करूंगा। जो ये देश है सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, उनके हाथ में मैं हुनर देना चाहूंगा। मैं इस समय में बात करूंगा पर्यावरण का, मैं बात करूंगा वुमेन सिक्योरिटी का, मैं बात करूंगा एक समरस समाज का कि हर लोग मिलजुल कर रहे हैं, मैं बात करूंगा यहाँ किसानों का, अब मैं बात करूंगा यहाँ से हो रहे पलायन का, मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैं बात करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये इतनी सारी बातें हैं, इन सारी बातों के बीच में बाकी चीजों का क्या वैल्यू है? जो आपने कहे उसका हमारे पास क्या वैल्यू है? क्या उससे आपको रोजगार मिल जाएगा? क्या उससे आपका पर कैपिटा इनकम इनहैंस हो जाएगा? क्या उससे आपको एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसी चीजों पे बात करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति प्रभावित हो। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमको खास तरह का लाभ मिले और खास तरह से खास लोगों को टारगेट करके करना कहीं सर्वथा गलत है। सर अभी आप पलायन की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि हम लोग एक स्टोरी पे काम कर भी रहे हैं। तो पलायन का जब हमने पलायन को डिग किया, पता करने की कोशिश करी, तो सबसे बड़ा ये लगता है कि सीमांचल फ्लड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो आपके पास कोई रोड मैप है? एकदम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि इसको हम केवल एक अररिया जिला या कोसी सीमांचल के नजरिए से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो फ्लड जिस नदियों की वजह से आता है वो नेपाल से बह के आती है, तो हमको नेपाल के साथ में उसके साथ बात करना होगा, या बह के दूसरे स्टेट में भी जाती है तो उन स्टेट से भी हमको बात करना होगा। नदी का जो प्रवृत्ति होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है, वो कोई अंतर जिला नहीं है। कोई भी नदी है एक जिला में बहता हो नहीं है, उसका उद्गम स्थान किसी दूसरे देश में होगा, वो जाके किसी दूसरे देश में खत्म होगा। तो इस इन बिटवीन वो कई देशों से गुजर सकती है, इन बिटवीन वो कई राज्यों से गुजर सकती है। तो इसके लिए तो एक बृहत्तर मतलब प्लान लेना पड़ेगा। तो क्या हमारे देश में, हमारे इस कोसी सीमांचल में जो नेतृत्व मिला है, उनको ये समझ है या उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं? वो अपने चुनाव कैंपेन में क्या बात करेंगे? अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो एक चुनाव मैदान में है, दूसरे जो आने वाले हैं वह भी मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल इससे संबंध रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका क्या योगदान रहा नेतृत्व के नाम पे? वो लोगों से किस नाम पे वोट मांगते हैं? अपने नाम पे वोट मांग सकेंगे क्या? हमारे पास ये विजन है, अपनी बात कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। दोनों दल अपने अपने नेताओं की बात करेंगे, दोनों दल के लोग जो है प्रत्याशी हैं अपने अपने मतलब जो सेंट्रल और इस लेवल पे उनका बात करेंगे, फालतू का बात करेंगे जिससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ एम्स की लड़ाई लड़ी कि कोसी सीमांचल में एम्स होना चाहिए, इसके लिए मैंने कई रीजन गिनाया है सरकार को, और मैंने मतलब एलोकेट कराया कि अररिया और पूर्णिया के बॉर्डर पर आप एम्स बनाइए, और यही लोकेलिटी सबसे अच्छा है।
लेकिन आपके क्या सांसद इसमें कभी भूमिका निभा पाए? नहीं निभा पाए, क्योंकि उनको ऐसा विजन है ही नहीं। केवल वो एक सीट इंगेज कर लेंगे, जैसे ये कुर्सी है, सीट है, पार्लियामेंट में भी 543 इस तरह से कुर्सियां लगी हुई है, जाके बैठ जाएंगे और वो मतलब 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, फिर पार्टी के नाम पे आके वोट मांगेंगे। और जनता है इन बातों को समझना नहीं चाहती है। मैं जनता से आह्वान करने आया हूँ, अररिया की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और देश की युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि इस बार आप वोटिंग का ट्रेंड बदलिए और जो आपका योग्य उम्मीदवार है, जो अपनी बात करे, जो अपने व्यक्तित्व की बात करे, जिसपे दम हो अपने नाम पे वोट मांगने का, उनको वोट कीजिए, ना कि जो किसी दूसरे तीसरे चीजों के नाम पे वोट मांगे उनको कदापि वोट मत कीजिए। तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तभी मेरा डेमोक्रेसी बचेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, राजतंत्र आ जाएगा इस देश के अंदर। सर यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आप पुलिस से आपका बैकग्राउंड है, तो मुझे लगा कि सर आएंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा, हालांकि इलेक्शन से तो बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे ड्रग एडिक्शंस बहुत हैं, लोग फैंसी डील या दूसरी तरह के ड्रग्स को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो जब हमने इसको बहुत ज़्यादा डीप किया तो फॉर मी इट इज़ मोर अबाउट ऑफेंस, क्योंकि 4 तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है, वहाँ से सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा है। तो उस सप्लाई चैन को रोकने के लिए जो हमने पाया, काफी लोग ये होता है कि रैंसम ले लेते हैं, बॉर्डर पास हो जाता है। अब जैसे आप बोल रहे हैं मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, मैं ऑथेंटिक आपको बता नहीं सकता, लेकिन आ तो रहा है। हाँ। तो हमारी जो पुलिस विभाग है उसको लेके बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती। अगर वो दिखती तो ये 4 बॉर्डर अगर आप सील करेंगे तो सप्लाई चैन आपका कम होगा। बाकी काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग और ये सब दूसरी बात है। देखिए, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पे हमने बहुत काम भी किया है। जब किशनगंज में हम पदस्थापित थे, बहुत काम किए, बहुत एग्रेसिव काम किए और उसमें बहुत सफलताएं मिली हमको। अब ये एक ऐसा वेंचर है ना, इसमें सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। स्टेक होल्डर को ना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रग ना आए, पुलिस की काम है, प्रशासन का काम है। दूसरा जो लीडरशिप है, उनको भी एक ऐसा लीडरशिप इमर्ज करना होगा ताकि वो यूथ के अंदर में अच्छी बातों को प्रतिपादित कर पाए। अभी का लीडर क्या कर रहे हैं? वो दारू पिला रहे हैं, वो मुर्गा खिला रहे हैं, वो झंडा हाथ में दे रहे हैं, वो डंडा हाथ में दे रहे हैं। जब किताब बांटना शुरू करेगा कोई टीचर, मतलब कोई पॉलिटिशियन, लोगों को बताएगा, लाइब्रेरी लेके जाएगा, लाइब्रेरी में वो उसको बैठाएगा, और जब स्कूल के शिक्षक अपने मतलब भूमिका में आएंगे, समाज के लोग अपनी भूमिका में आएंगे, युवा जो समझते हैं, जैसे आप युवा हैं, बहुत यंग हैं आप समझते हैं, आप जब इन मैसेज को फैलाएंगे, मीडिया के लोग फैलाएंगे, तब जाकर के ये चीजें कंट्रोल में होगी, निश्चित कंट्रोल में होगी। इसमें एक एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अकेले इसमें केवल पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बच्चा ड्रग एडिक्ट है वो हमारे घर परिवार का बच्चा है। अगर हम उन पे देखना शुरू करेंगे, एक दिन में कोई ड्रगिस्ट नहीं होता है। अगर हम अपने बच्चों का देखें, डेली रूटीन क्या है, किनके साथ मिलता है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभिभावक की भी भूमिका है इसमें। तो सब लोग अपने अपनी भूमिका से विमुख हो गए हैं, वो उनके ऊपर छोड़ रहा है, वो उनके ऊपर छोड़ रहा है, वो उनके ऊपर छोड़ रहा है। तो अब है क्या कि ऐसे में अगर मान लीजिए मेरे जैसे लोग को नेतृत्व मिलेगा, अगर मुझे यहाँ जनता नेतृत्व देती है, तो मैं इन चीजों पे बहुत काम करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसको मतलब समूल नष्ट कर देंगे हम। ये तय है, सबका मदद लेंगे और समूल नष्ट होगा ये। अब हर लोग इसमें अपना अपना मतलब रोटी सेक रहा है। कोई आदमी अगर मान लीजिए ड्रग बेच रहा है, अभी कल ही कोई बोल रहा था, नेपाल बॉर्डर में घर है उसका, गांजा से वो पैसा कमा लिया, लोग उसको वैलिड कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गांजा से पैसा कमाया है, तो आप उनको ये कीजिए ना, मतलब उनका प्रतिकार कीजिए, उनका अपोज कीजिए, ना कि उनके यहाँ जाके खाइए, उसका चाय मत पीजिए कब, वो धनाढ़ है अपने घर में, लेकिन हम उसको वैलिड करते हैं। तो कई बातें हैं इसमें, और इसमें जब मान लीजिए हमें मौका, ऐसे भी मैं काम करूंगा इस पर, जब मौका मिलेगा तो और ज्यादा काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है और काफ़ी आपने अच्छा काम भी किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो लेवल की आपकी कनेक्टिविटी का क्या प्लान है? कैसे लोग जो ग्राउंड जीरो पर है, कैसे जानेंगे आप? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब से मैं पुलिस की नौकरी छोड़ा हूँ, तब से लगातार हम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं। मैं एक नौकरीशुदा आदमी हूँ, तो जैसे संडे की छुट्टी मिलता है, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी खुद ड्राइव करके आता हूँ, दिन भर यहाँ लोगों से मिलते जुलते हैं, फिर वापस जाते हैं। छुट्टियों में हम आते हैं, जब दशहरे की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होगी, मैं घर पे नहीं बैठता हूँ। वो 3 दिन की छुट्टी मैं छुट्टी नहीं मनाता हूँ, और आपको यकीन होगा पिछले 20 साल से मुझे याद ही नहीं कि मैं किसी दिन छुट्टी मनाया हूँ।
जब मैं पढ़ रहा था तब मैं छुट्टी नहीं मनाया, जब मैं जॉब में आया तब छुट्टी नहीं मनाया, जॉब छोड़े अब दूसरे जॉब में आया तब मैं छुट्टी नहीं मनाता हूँ। किसी न किसी जगह में जाते हैं, अब यहाँ अगर अररिया में नहीं है तो बगल पटना के आसपास के किसी गांव में जाएंगे और युवाओं से मैं बात करता हूँ। और उनको जैसे अभी आप जानेंगे एक रिकॉर्ड 4 साल में मेरे मार्गदर्शन में 80 बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई करके वो ऑफिसर हो चुके हैं, जिसमें 8-10 डीएसपी हो चुके हैं और एसडीएम अलग अलग सेवाओं में गए, और 10,000 से ज़्यादा बच्चे टीआरई एग्जाम पास किए मेरे मार्गदर्शन में। मैंने उनको बताया व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, व्हेन टू रीड, कैसे करना है नहीं करना, और इन मार्गदर्शन के बल पे वो इस तरह की सफलता पाए हैं। हम जब किशनगंज में थे तो एक हम लोगों ने मुहिम चलाया था, पुलिस आपके द्वार। ये कॉन्सेप्ट था हम लोग का और बहुत सफलता मिली थी हम लोगों को। और हम लोग जाते थे रिमोट एरिया में, वहाँ अगल बगल की पंचायत के लोग अपनी बात लेकर आते थे, उनका सुनवाई होता था। उसी प्रकार से पिछले मैनिफेस्टो में भी मैंने दिया था कि जनप्रतिनिधि आपके, विधायक आपके द्वार, ऐसा मैंने मैनिफेस्टो में डाला था। इस बार भी वो मेरे मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा कि मैं आपके द्वार में हूँ, आपको नहीं आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब मतलब हम सांसद बन गए तो दिल्ली में जाके कोई मुझे मिलेगा, उसको हर महीने हर हफ्ते हम यहाँ मिल जाएंगे अररिया में, और उसके एरिया में मिल जाएंगे हम। वो 15 दिन 20 दिन का वेट करेगा, उसके एरिया में मैं रोटेशन में जाता रहूँगा, और उनको मतलब मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं उनके पास जाके उनकी बातों को सुनूंगा और उसमें जितना मैक्सिमम संभव है, क्योंकि मेरे पास वाइड एक्सपीरियंस है, बहुत सारा बात का तो सोल्यूशन मैं खुद निकाल सकता हूँ एक साधारण मतलब नॉलेज और सलाह के बल पे। तो ये मेरा मतलब प्लान है कि मैं लोगों से जुड़ने आया हूँ, मिलने आया हूँ, और यही मेरा मकसद है अब जीवन का, मैं देने आया हूँ। ये थे डॉक्टर अखिलेश साहब, जो अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं। हमारा काम तो इंटरव्यू लेना था, हमने ले लिया, उनकी बातें आपने सुनी। एक अपील मैं करूंगा, और अब आपको फैसला करना है, और ये शायद कुछ अपील भी करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अररिया की जनता से एक अपील करना चाहूंगा और पूरे देश की युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हमें एक लड़ाई लड़नी थी, उस लड़ाई को मैंने जीत लिया है। मुझे लड़ना था इसके लिए कि मैं चुनाव में आऊं या नहीं आऊं, मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं 10-10 रुपया लोगों से चंदा करूंगा और उसी से मैं पूरा चुनाव लड़ने वाला हूं। मेरे पास खुद के कोई पैसे नहीं है, मैं मतलब जन सहयोग से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना है जो व्यक्ति जन सहयोग के पैसे से चुनाव लड़ेगा वही जनता का काम करेगा। जो पूंजीपतियों से पैसा लेकर के और जो कुछ करप्शन के पैसे से चुनाव लड़ेगा वो कभी भी जनता का सेवा नहीं करेगा, वो वापस करप्शन को ही बढ़ावा देगा। जय हिंद, जय भारत। आपने हमको टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।